सभी को मेरा नमस्कार। तो मुझे कमेंट आ रहा था कि मैं नाटक में जो हमारे नाटक पढ़ना है उसका वीडियो डालूँ सेमेस्टर 4 के सिलेबस का। तो ये सिर्फ सेमेस्टर 4 के लिए ही नाटक नहीं बल्कि हर किसी के लिए बहुत ही अच्छी नाटक है, इससे हमें बहुत सीख मिलती है। तो इसमें क्या है तो हम आगे देखते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि ये ध्रुव श्रावणी नाटक है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी है। और ध्रुव श्रावणी नाटक के कुल 3 अंक है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि ध्रुव श्रावणी नाटक के कुल कितने अंक है, तो 3 अंक है, 3 अंक है। और ध्रुव श्रावणी का इस नाटक में बहुत अच्छा भूमिका है। इसमें नारी का भी भूमिका दिखाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। और बिल्कुल मैं अपने भाषा में शॉर्ट में समझाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो शुरू करते हैं। ध्रुव श्रावणी नाटक की कथा वस्तु। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया। क्या कहा जा रहा है कि ये जो पंक्ति बोला गया है कि चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया। यह एक ऐतिहासिक तथ्य, पंक्ति या संवाद जो बोलिए वो है, कर लिया था। परंतु इस नाटक में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे के कारणों की पड़ताल की गई है। ये जो तथ्य कहा गया कि चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को मारकर उसकी पत्नी से विवाह कर लिया, इसके बारे में इस नाटक ध्रुव श्रावणी नाटक में बिल्कुल जांच पड़ताल और इनके पीछे क्यों उन्होंने ऐसा किया, इनका कारण को बताया गया है। तो आप लोग नाटक के आगे सारांश को पढ़िएगा तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर नाटक में है क्या। तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त अत्यंत कायर और विलासी प्रवृत्ति का था। अब आप सोच रहे हो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की क्या रिश्ता है, तो देखिए समुद्रगुप्त थे, उनके ये 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा बेटा था और चंद्रगुप्त उनके छोटे बेटे थे। लेकिन रामगुप्त समझिए तो अपना भाषा में बहुत बदमाश टाइप के थे, लालची थे और शराबी थे उस टाइप के थे। और चंद्रगुप्त बहुत ही अच्छे थे। ठीक, आगे चलिए फिर देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त अत्यंत कायर और विलासी प्रवृत्ति का था और सम्राट बनने के लिए था अयोग्य था। जो रामगुप्त था वो बहुत कायर था और विलासी और लालची था और सम्राट बनने का बिल्कुल मतलब अयोग्य नहीं था, वो बिल्कुल उसके लायक नहीं था सम्राट बनने का। इसलिए सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो देखिए जो रामगुप्त था वो बहुत मतलब कायर था, अच्छा व्यक्ति नहीं था, वो सम्राट बनने का लायक नहीं था। इसलिए जब समुद्रगुप्त मीन चंद्रगुप्त और रामगुप्त के जो पिता थे, जब वो मरने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने अपने बड़ा पुत्र रामगुप्त को ना चुनकर अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मतलब सम्राट की जगह को चंद्रगुप्त को सौंपा था। परंतु रामगुप्त अपने अमात्य शिखर स्वामी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी अथवा प्रेयसी ध्रुव श्रावणी से विवाह कर लेता है। लेकिन तो ये जो रामगुप्त होता है वो बदमाश होता है, वो अपने सहयोगी के साथ मिलकर और जो ध्रुव श्रावणी होती है उससे शादी कर लेता है। परंतु ध्रुव श्रावणी चंद्रगुप्त को पसंद करती है और चंद्रगुप्त भी ध्रुव श्रावणी को पसंद करता है। तो वो शादी कर लेता है। उस टाइम वो ध्रुव श्रावणी चंद्रगुप्त की बीवी नहीं होती है बल्कि प्रेमिका बोल सकते हैं, प्रेयसी होती है। तो वो जान जाता है रामगुप्त कि ध्रुव श्रावणी को चंद्रगुप्त पसंद करता है और ध्रुव श्रावणी भी चंद्रगुप्त को पसंद करती है। तो वो षड्यंत्र रचकर और उससे विवाह कर लेता है और स्वयं राज सिंहासन पर अधिकार कर लेता है। और स्वयं फिर जो समुद्रगुप्त के जगह जो रामगुप्त को चंद्रगुप्त को मिला था उसे वो हटाकर रामगुप्त उस राज सिंहासन पर अधिकार कर लेता है ध्रुव श्रावणी से विवाह करने के बाद।
उसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त स्वेच्छा से रामगुप्त को सम्राट स्वीकार कर लेता है। चंद्रगुप्त जो है वो मतलब पूरा स्नेह से कोई भी मतभेद नहीं करता है और रामगुप्त को अपने बड़े भाई को सम्राट स्वीकार कर लेता है। ध्रुवश्रामणी भी धीरे धीरे अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढलने की कोशिश करने लगती है। ध्रुवश्रामणी भी जो होती है वो भी धीरे धीरे अपना मतलब जो समय है उसके अनुसार खुद को ढालने का कोशिश करने लगती है। उसके बाद परंतु उस समय चंद्रगुप्त के सब्र का बांध टूट जाता है। परंतु उस समय चंद्रगुप्त का जो सब्र का बांध होता है वो टूट जाता है जब रामगुप्त अपनी कायरता की सभी हदों को पार करते हुए अपने पत्नी ध्रुवश्रामणी को सकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो ये पंक्ति आता है, ये पंक्ति इस तब आता है कि जो ये चंद्रगुप्त और रामगुप्त का जो जगह होता है, एरिया होता है, उसको उस पे कब्जा करने के लिए उसके दुश्मन लोग कुछ संदेश देते हैं और उसी में शायद कुछ ऐसे संवाद होता है कि अपनी तुम पत्नी को, मेरी ध्रुवश्रामणी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, अच्छी होती है, तो उसको हासिल करना चाहता है। उसका दुश्मन का नाम जो सकराज होता है तो वो मांगता है, तो वो जो रामगुप्त होता है वो ध्रुवश्रामणी को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, अपने दुश्मन सकराज को देने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो ये सब जब चंद्रगुप्त देखते हैं तो उन्हें ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और उनका जो सब्र का बांध होता है वो टूट जाता है। फिर है चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुवश्रामणी के वेश में सकराज के शिविर में जाता है। जब सकराज ध्रुवश्रामणी का मांग करता है तब तो जो उसके पति रामगुप्त होते हैं वो तो बदमाश है, लालची है और मक्कार है, डरपोक है। वो ध्रुवश्रामणी को सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु फिर चंद्रगुप्त दिमाग लगाते हैं, वो बिल्कुल तेज दिमाग से अपना काम निकालते हैं। वो क्या करते हैं, ध्रुवश्रामणी के जैसा वेश करके खुद का वेश बना के और सकराज जो दुश्मन है उसका नाम सकराज है, सकराज के यहाँ खुद वहाँ चले जाते हैं और सकराज के शिविर में जाकर उसका वध कर देते हैं। जब चंद्रगुप्त सकराज के यहाँ जाते हैं तो बहुत सारी नारियाँ जाती है ये चंद्रगुप्त के साथ और ध्रुवश्रामणी भी जाती है, परंतु ध्रुवश्रामणी बाहर ही होती है और अंदर सकराज के कमरे में चंद्रगुप्त खुद जाते हैं और वहाँ पे वो षड्यंत्र करके उनका वध कर देते हैं और इसी प्रकार इस नाटक का अंत हो जाता है। तो यही था छोटा सा नाटक ध्रुवश्रामणी। और मैं बिल्कुल एकदम छोटे शब्दों छोटा सा मैं वीडियो बनाई हूँ और ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि इस नाटक में है क्या। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके ही जाए। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। और भी कुछ चाहिए तो कमेंट कीजिए।